नैनो टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो तकनीक क्या है, नैनो साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ना क्यों आवश्यक है, नैनो टेक्नोलॉजी का शुरुआत कैसे हुआ, भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है, प्रैक्टिकल लाइफ में यानी व्यवहारिक जीवन में क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्या नेचर में इसका एग्जाम्पल मिलता है, वैज्ञानिकों को आखिर नैनो टेक्नोलॉजी की प्रेरणा कहाँ से मिला और आगे क्या करना चाहिए और सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹ और टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ साइंस का व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल करना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा कभी ना कभी, 9th 10th या कभी भी, तो वहाँ आपको ये पता होगा कि करंट किस तरीके से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है। किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से मूव करता है। तो वो तो हो गया साइंस, यानी कि उसको किताबों में पढ़ना। लेकिन उसका जब व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे रोड के ऊपर जो वायर है तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और साइंस में ये अंतर है। यानी टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ साइंस का व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना। नैनो टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ, ये एक रेंज है 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर। इस रेंज में अगर किसी स्ट्रक्चर का, अगर किसी संरचना का अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है नैनो साइंस, और उसका जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल है उसको कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे कि ये इतना बड़ा वाइट बोर्ड है, इसका जो साइज है, जो अभी आपको रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा, वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो ये तो इतना बड़ा संरचना हो गया। नैनो संरचना का क्या मतलब हुआ, जो 1 मीटर है, लगभग इतना 1 मीटर, इसका 1 अरबवा भाग, इसका जो अरबवा भाग है उसको कहते हैं नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में क्या हुआ, 10⁻⁹ मीटर। और नैनो साइंस में हम स्टडी क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो इस रेंज में हो, यानी कि 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर का जिसका साइज हो, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। आगे आपको बहुत कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी कुछ एकदम बेसिक बात बता रहे हैं। अगर दोस्तों साइंटिस्ट को देखिएगा तो साइंटिस्ट के अंदर प्रेरणा कहाँ से आता है, उनके मस्तिष्क में आइडिया कहाँ से आता है, तो आइडिया आता है नेचर से। अब जैसे हवाई जहाज को जो बनाया गया राइट ब्रदर्स के द्वारा, तो वो आइडिया सबसे पहले कहाँ से आया, आइडिया आया पक्षियों को देखकर कि पक्षी भी उड़ रहा है तो इंसान भी उड़ सकता है। शिप्स बनाने का, चूंकि आजकल इतना बड़ा भारी भरकम शिप्स बनता है, दुनिया भर का जो इकोनॉमी है उसी पर डिपेंडेंट है, तो आखिर शिप्स बनाने का, जो समुद्री जहाज बनाने का विचार कहाँ से आया, मछलियों को देखकर कि मछली पानी में तैर सकता है, मछली पानी में एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है, तो इंसान भी ऐसा कर सकता है। तो आखिर नेचर में जो कुछ चल रहा है, वैज्ञानिकों को आइडिया वहाँ से आता है। नैनो टेक्नोलॉजी का भी जो आइडिया है वैज्ञानिकों को नेचर से ही आया। आखिर कौन सा एग्जाम्पल है नेचर में जहाँ से वैज्ञानिकों को ये आइडिया आया। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत का। स्वर्ण रजत भस्म, कुछ दिन पहले तक शाहरुख खान जी का एक प्रचार आता था, सोना चांदी चंद्रप्राश दे तेज दिमाग और शरीर को ताकत। ये सोना चांदी चंद्रप्राश में क्या सही में सोना चांदी होता है? अब वो होता है कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन भारतीय परंपरा में जो च्यवनप्राश बनाया जाता है सोना चांदी युक्त, उसमें सोना चांदी का इस्तेमाल किया जाता है नैनो स्तर पर, यानी सोना चांदी जो धातु है उसको कूट कूट कर इतना बारीक बना दिया जाता है कि वो नैनो स्तर तक पहुंच जाता है। और सोना चांदी का वो जो नैनो अवस्था है उसका इस्तेमाल च्यवनप्राश में किया जाता है। इसका वैज्ञानिक पुष्टि भी हो चुका है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर इस बात का पुष्टि भी कर दिया है। गाँव में अभी भी सिलबट्टे पर चटनी को पीसा जाता है, लंबा समय तक उसको पीसा जाता है। लंबा यानी कि जिस तरीके से मिक्सी में चटनी को बनाया जाता है, तुरंत मिक्सी घुमा चटनी बन गया, वैसा नहीं होता है, थोड़ा वहाँ पर समय लगता है, यानी कि उसको पीसा जाता है कई बार, तो उस तरीके से चटनी बनता है। तो चटनी को काफ़ी हद तक नैनो स्तर तक पहुँचा दिया जाता है। चटनी में जो कण होता है, काजल का जो निर्माण होता है भारतीय परंपरा में, भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा में, या भारत में इसका निर्माण होते रहा है, ये भी नैनो पार्टिकल ही होता है। जीवन का जो आधारभूत जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो आधारभूत DNA, जीन, इनका भी साइज नैनो साइज का ही होता है। हवा पानी का जो साइज होता है, यानी हवा पानी का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी नैनो स्तर का ही होता है।
बीज का सड़ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास धान का बीज है यानी धान है, चूँकि चावल का खेती करने के लिए धान को खेत में डाला जाता है। इसके अलावा गेहूं का बीज है, तो वो गेहूं का बीज हो या धान का बीज हो या कोई भी बीज हो, टमाटर का बीज हो, बैगन का बीज हो, उसको जब आप मिट्टी में डालते हैं तो पहले वो सड़ता है। सड़ने से क्या होता है? सड़ने का मतलब ये हुआ कि और वो छोटा छोटा टुकड़ा में वो टूट गया, वो लगभग नैनो स्तर तक पहुँच जाता है। उसके बाद वहाँ से प्रस्फुटन होता है, उसके बाद वहाँ से सृजन होता है। यानी आप समझ सकते हैं नेचर क्या इंडिकेट कर रहा है। नेचर ये इंडिकेट कर रहा है कि सृजन का गुण नैनो स्तर पर जाकर शुरू हो जाता है। कई सारे एग्जाम्पल में नेचर हमें ये बता रहा है कि सृजन का गुण भी है नैनो स्तर पर। तो वैज्ञानिकों का भी माथा ठनका कि ओ, नेचर इतना कुछ बता रहा है। नैनो स्तर पर विशेष गुण प्रकट होने लगता है। बीज का सड़ना, बीज में से जो प्रस्फुटन होता है तब होता है जब वो सड़ता है बीज, यानी नैनो स्तर के करीब पहुंचता है। तो नैनो स्तर पर जरूर ही कुछ खासियत है। वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया था। अब वैज्ञानिकों को क्या करना था? वैज्ञानिकों को करना था इस पर प्रॉपर रिसर्च। वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया, किस तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से इस पर काम हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक तौर पर क्या इस्तेमाल है, यानी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है भी या नहीं है। तो डेली लाइफ में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। आप भी शायद इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल होते हुए आपने देखा भी होगा। भले ही आपको ये नहीं पता होगा शायद कि ये नैनो टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ उत्पाद है। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारी कंपनियों का जो लैपटॉप का प्रोसेसर है या स्मार्टफोन का प्रोसेसर है, वहाँ पर नैनो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, नैनो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिंकल फ्री कपड़ा, अब देखिए ये जो मेरा शर्ट है इसको मैंने ऐसे कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिंकल पड़ गया। लेकिन बाज़ार में नैनो तकनीक पर आधारित कई सारे कंपनियों के कपड़े आ रहे हैं जो रिंकल फ्री है, ऐसे ऐसे करने पर भी कुछ नहीं होगा। तो उसमें हो क्या रहा है? देखिए जो कपड़ा है वो धागा से बनता है, यानी फैब्रिक से बनता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो जो फैब्रिक है उसको ही रिंकल फ्री बना दिया जाता है, उस फैब्रिक में ही वैसा प्रॉपर्टी आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं सनस्क्रीन। क्रिकेटर लोग को आपने देखा होगा कि जब वो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, खास तौर पे गर्मी के सीजन में, तो वाइट ऐसे यहाँ पर लगा लेते हैं, वो सनस्क्रीन है। पहले भी सनस्क्रीन होता था, लेकिन आजकल का जो सनस्क्रीन है वो एसी का फीलिंग कराता है। यानी खिलाड़ी लोग को लगता होगा जब वो फील्ड में लगा कर उतरते हैं तो लगता होगा कि यहाँ पर चेहरे पर किसी ने एसी रख दिया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिंकल फ्री कपड़ा, सनस्क्रीन, फास्ट प्रोसेसर, मनचाहे पदार्थों का निर्माण हो रहा है जिसमें अद्भुत गुण है। ये सब नैनो तकनीक से पॉसिबल हो पा रहा है। डिजिटल बोर्ड, मेरा ये जो बोर्ड है ये तो सिंपल बोर्ड है, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड है, जो उसका बाहरी जो लेयर है, परत है, वो ग्राफीन का बनता है। तो ग्राफीन क्या है? ग्राफीन नैनो पदार्थ है। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड पे लिखने वाला जो डिजिटल मार्कर होता है वो भी, उसका जो आगे वाला पॉइंट है वो भी नैनो मटेरियल से ही बना हुआ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा है जो जंग रोधी हैं, जिसमें जंग नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर नए पदार्थ का ही निर्माण हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं था। जो पदार्थ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, वैसे पदार्थों का निर्माण हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ऐसे पदार्थ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ग्राफीन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा देर बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसको फंडामेंटल टेक्नोलॉजी यानी मूलभूत तकनीक कहा जाता है 21वीं सदी का। आखिर क्यों कहा जाता है 21वीं सदी का फंडामेंटल टेक्नोलॉजी? फंडामेंटल मतलब क्या? एकदम बेसिक। अगर किसी इंसान के लेवल पर बात किया जाए तो इंसान का सबसे बेसिक आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब एकदम बेसिक बात है। तो क्या इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? क्या रोटी में होता है? अब आप कहिएगा रोटी तो आटा से बनता है, आटा गेहूं से बनता है, तो यहाँ पर कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्चर ने क्या किया,
उन्होंने एक ऐसा नैनो पाउडर तैयार किया जिसकी सहायता से उन्होंने दिखाया कि टमाटर 6 महीना तक प्रिजर्व रहा। यानी टमाटर जो है उसके ऊपर नैनो पाउडर उन्होंने छिड़क दिया और वो टमाटर 6 महीना तक एकदम अच्छा रहा, एकदम सुरक्षित रहा। तो उन्होंने इस तरीके से एक दिखाया, प्रूफ करके दिखाया कि वो किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ को उसके सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कपड़ा का एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया, रिंकल फ्री कपड़ा बन रहा है। ठीक है, जैसे मकान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका मकान शहर में है, गांव में है, पहाड़ी एरिया में है, कहाँ भी है। तो जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि नैनो रोबोट बन रहा है। नैनो रोबोट क्या करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जनरली क्या किया जाता है, कोई व्यक्ति दवा खाएंगे या टॉनिक पिएंगे उसके लिए, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नैनो रोबोट होगा वो क्या करेगा, वो सीधे तौर पर जाएगा लीवर के पास और जो उसको काम करना है, जो प्रॉब्लम्स है लीवर में, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सोलर पैनल का जो ऊपरी लेयर है वो नैनो पदार्थ का बना हुआ होता है। इसके अलावा सुरक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में भी इसका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अर्जुन टैंक के ऊपर जो कवच लगाया गया है, जिसको कंचन कवच कहा जाता है, वो नैनो पदार्थ से ही बना हुआ है। इसके अलावा जो मिसाइल होता है, आजकल की जो मिसाइलें हैं वो हल्की होती जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर नैनो पदार्थों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो मिसाइल है वो नैनो पदार्थ से ही बना हुआ है, नैनो पदार्थ का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा मिसाइल न सिर्फ हल्का होता है बल्कि मजबूत भी हो जाता है। हाँ, ऐसा भी मिसाइल इन फ्यूचर बनने वाला है जो पूरा का पूरा मिसाइल ही नैनो पदार्थों से बना हुआ होगा। नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण है इस संरचना को हासिल करना जिसको नैनो स्ट्रक्चर यानी नैनो संरचना कहते हैं। आखिर इसका डायमेंशन क्या है, इसका आखिर लेंथ क्या है, तो देखिए 10⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁷ मीटर यानी 100 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर प्राप्त करना इस पूरे नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ और तथ्यों को समझते हैं फिर यहाँ पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर ये जो ढांचा आपको दिख रहा है ये कार्बन के 2 अपरूप है। ढांचा कहने का मतलब ये थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर, ये है कार्बन का ही 2 अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों तो कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन परमाणुओं से ही बना हुआ है, लेकिन दोनों का जो भौतिक गुण है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर ऐसा क्यों, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने होने के बावजूद भी अलग अलग क्यों हैं? तो इसको समझने के लिए आपको एकदम बेसिक स्तर पे जाना होगा। हीरा, यहाँ देखिए ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, चूँकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जो साइंस के होंगे उनको पता ही होगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे, ये इससे सब आपस में भी कनेक्टेड है। और ये जो लंबाई है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच, वो 0.154 नैनोमीटर है। यानी कि जो पूरा का पूरा ढांचा है, जो टेट्राहेड्रल है, जो पिरामिड के आकार का है, ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, हीरा का। अगर हीरा का इतना बड़ा पत्थर लीजिएगा तो वो किस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो वो इस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है। ये जो टेट्राहेड्रल पिरामिड है जो कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है, ऐसा ही ढांचा ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। यानी एक ह्यूज नंबर ऑफ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसके मिलने से ही डायमंड का निर्माण हुआ है। अगर यहाँ देखा जाए, ग्रेफाइट को देखा जाए, ग्रेफाइट का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु ऊपर, 6 कार्बन परमाणु नीचे, आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको यह बताया कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो हर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी चारों तरफ है। और ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप देखिए इसका लंबाई 0.35 नैनोमीटर, और यहाँ जो लेंथ है, जो बॉन्ड का जो लेंथ है वो 0.14 नैनोमीटर है। नैनोमीटर कितना होता है पता है आपको? इतना जो लंबाई है ये कितना हुआ, 1 मीटर। 1 मीटर का 1 अरबवा भाग होता है 1 नैनोमीटर। तो अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसका क्या साइज है। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि ये नैनो संरचना है। अगर इस संरचना को देखा जाए और इस संरचना को देखा जाए तो ये भी नैनो संरचना है। अब इसका लंबाई देखिए
0.154 नैनोमीटर, यहाँ देखिए 0.14 नैनोमीटर, ये जो लंबाई है 0.35 नैनोमीटर, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो नैनो संरचना ही है। आखिर ये सब बताने के पीछे मकसद क्या है? ये दो एग्जाम्पल, मेरा बताने का मकसद यही है, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर इसलिए है क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। यानी जैसा संरचना, जैसा बेसिक स्ट्रक्चर, वैसा ही गुण, भले ही दोनों कार्बन का ही हो। एक एग्जाम्पल और समझिए, आंवला, ठीक है, क्या? आंवला। आंवला को अगर आप डायरेक्ट खाइएगा तो कुछ और तरह का उसका गुण होगा। आंवला का अगर चटनी बना के खाइएगा तो कुछ और तरह का गुण वो प्रकट करेगा। आंवला का मुरब्बा बना के खाइए, कुछ अलग ही तरह का गुण प्रकट करेगा। आंवला का अचार बना के खाइए, वो कुछ अन्य तरह का ही गुण उत्पन्न करेगा। है तो आंवला ही, लेकिन जो संरचना है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग है, इस कारण से वो अलग अलग गुण प्रकट करेगा। तो सेम बात यहाँ भी है, हीरा ग्रेफाइट का गुण अलग अलग है क्योंकि संरचना अलग अलग है, यानी जैसा संरचना वैसा गुण। तो यहाँ देखिए, जो हीरा और ग्रेफाइट है दोनों क्या है, एलोट्रॉप्स है, यानी कि अपरूप है, और दोनों ये जो एलोट्रॉप्स है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन दोस्तों जरा आप गौर से सोचिए, कार्बन का ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। क्या कार्बन के एटम्स का एकदम बेसिक स्तर पर जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, क्या सिर्फ ऐसा ही हो सकता है? क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता है? उसको बिल्कुल ही चेंज किया जा सकता है। मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं, और वो चेंज जो किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, ये तो एक एग्जांपल है सिर्फ कार्बन का। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करके नैनो पदार्थों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों यहां मैंने आपको एग्जांपल बताया कार्बन के दो अपरूपों का, यानी कार्बन के दो एलोट्रॉप्स का, हीरा और ग्रेफाइट का, और दोनों में जो कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कार्बन परमाणुओं का ये जो अरेंजमेंट है, क्या सिर्फ ऐसा और ऐसा ही हो सकता है? क्या इसके अलावा किसी और तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो सकता है? तो किसी अन्य तरीके से भी अरेंजमेंट हो सकता है। ये जो अरेंजमेंट है ये नेचुरल अरेंजमेंट है, नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है। क्या आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि मनुष्य के द्वारा अरेंजमेंट किया जा सकता है? तो जी हाँ, जो ग्राफीन है, कार्बन नैनो ट्यूब है, वो है क्या? ये जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक संरचना आपको दिख रहा है कार्बन परमाणुओं का, इसको ही चेंज करके ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब जैसे नैनो पदार्थों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों अभी तक हमने ये समझ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है नैनो कणों की प्राप्ति, यानी नैनो स्ट्रक्चर की प्राप्ति। अगर नैनो स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁹ मीटर का जो ढांचा है, उस साइज में जो स्ट्रक्चर है उसी को नैनो स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सवाल यह है कि उस नैनो स्ट्रक्चर का, उस नैनो कण का प्राप्ति किस तरीके से होता है? तो नैनो कणों के प्राप्ति के दो मुख्य तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका? पहला तरीका है बॉटम टू टॉप अप्रोच, और दूसरा है टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, जो भी एटॉमिक लेवल का पार्टिकल्स हैं, उनको रीअरेंज करके, उनका अरेंजमेंट को चेंज करके नैनो कण का निर्माण होता है। अब ये देखिए, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जो नैनो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसके लिए तरीका क्या है? दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था च्यवनप्राश का, सोना चांदी च्यवनप्राश का। मैंने आपको ये बताया था कि सोना चांदी का जो भस्म होता है, यानी सोना चांदी का जो नैनो कण होता है उसका इस्तेमाल होता है। वहाँ पर नैनो कण का किस तरीके से प्राप्ति होता है? आयुर्वेदिक जो भस्म बनता है या सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना चांदी का जो नैनो कण इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए सोना चांदी या जो भी अन्य भस्म तैयार होता है नैनो स्तर तक, उसको कूटा जाता है, कई दिनों तक उसको कूटा जाता है रुक रुक के। तो ये जो प्रोसेस होता है, तो उस तरीके से नैनो कण प्राप्त किया जाता है। ये भारत का आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये ट्रेंड रहा है। लेकिन अगर आधुनिक समय की बात किया जाए, मॉडर्न साइंस में बात किया जाए कि कौन से वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रक्रिया डिपेंड करता है कि किस तरह का नैनो कण आपको प्राप्त करना है। अब देखिए, ये जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अब अलग अलग नैनो कण की प्राप्ति के लिए अलग अलग है, उसको नहीं पढ़ना है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक मोटा मोटी एक मूलभूत समझ बस डेवलप कर लेना है। तो इस तरीके से ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है कि इनको जोड़ जोड़ कर नैनो कणों का प्राप्ति किया जाता है। ये जो तरीका है इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर नोरियो तानीगुची ने, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और नैनो तकनीक जो शब्द है, नैनो टेक्नोलॉजी,
इस शब्द को डॉक्टर नोरियो तानीगुची ने ही दिया था। ये जापान के महान वैज्ञानिक है। अगला जो तरीका है नैनो कणों की प्राप्ति का, नैनो स्ट्रक्चर को फाइंड करने का, जो कि एक आर्टिफिशियल तरीका है नो डाउट। तो ये क्या है? टॉप टू बॉटम अप्रोच। यहाँ पर जो पदार्थ है यानी कि बल्क मात्रा जो भी तत्व का है, तो उससे नैनो कणों का प्राप्ति किया जाता है। यहाँ पर भी अलग अलग साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सा नैनो कण प्राप्त किया जाता है लैब में। अलग अलग के लिए अलग अलग साइंटिफिक प्रक्रिया है। जैसे कि अगर ग्राफीन की बात करें, मैं आपको यहाँ तुरंत बताने वाला हूँ, तो ग्राफीन का जो प्राप्ति होता है वहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो सोना चांदी का नैनो कण है वो कूट कूट कर तैयार किया जाता है, जो आयुर्वेदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। तो वो भी टॉप टू बॉटम अप्रोच है, यानी कि पदार्थ का एक बल्क मात्रा है और उस पदार्थ के बल्क मात्रा से ही नैनो कणों का प्राप्ति होता है। अब एक चीज़ और, ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये तरीका किसने विकसित किया? तो डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर। ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और सबसे पहली बार नैनो साइंस को, नैनो टेक्नोलॉजी का जिन्होंने रूप दिया व्यवहारिक तौर पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ व्यवहारिक रूप, तो व्यवहारिक रूप सबसे पहले दिया गया डॉक्टर एरिक्स ड्रेक्सलर के ही द्वारा। इनको मिस्टर नैनो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थ के परमाणविक स्तर पर अभियंत्रण किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको कार्बन के दो अपरूप, यानी कार्बन के दो भौतिक अवस्थाएं, हीरा और ग्रेफाइट के एग्जाम्पल से बताया था कि उनका किस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब ऐसे समझे, उस स्ट्रक्चर में, उस बेसिक स्ट्रक्चर में जो चेंज लाया जाता है, उसके लिए जो अभियंत्रण किया जाता है, जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया जाता है, उसी को नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं। और उसमें होता क्या है? उसमें परमाणु को रीअरेंज किया जाता है। आप इसको ऐसे समझे, हीरा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एकदम मूलभूत ढांचा, वहाँ पर कार्बन परमाणुओं को अगर आप रीअरेंज कर दें, किसी दूसरे तरीका से आप अरेंज कर दें, हालांकि ये बोलना काफ़ी आसान है और लैब में करना काफ़ी कठिन प्रक्रिया होता है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या है उसमें नहीं जाना है। बस आप ये समझिए, हीरा का जो परमाणविक संरचना है, जिस तरीके से हीरा में कार्बन के परमाणु अरेंज हैं, अगर उस पैटर्न को चेंज कर दिया जाए तो यही नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि ये जो आपको ढांचा दिख रहा है फुटबॉल के आकार का, ये क्या है? ये है फुलरीन। यहाँ पर क्या है? कार्बन के 60 परमाणु है, यानी कि परमाणविक स्तर पर यहाँ पर इंजीनियरिंग किया गया है। इस तरीके से कार्बन परमाणुओं को अरेंज करके एक नया कृत्रिम पदार्थ का बेसिक ढांचा बनाया गया है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका नाम फ्लोरीन है। यहाँ पर कार्बन के 60 परमाणु है। अब आप कहिएगा क्या ये दिखेगा? देखिए, चूंकि यहाँ पर 60 परमाणु है तो ये तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा ही ढांचा, ऐसा ही कार्बन के 60 परमाणु का पूरा ढांचा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी इसका एक लंबा श्रृंखला अगर हो जाएगा तो वो पदार्थ आपको नंगी आंखों से भी दिखेगा। अब ये देखिए, आप तो ये समझ लिए कि ये कार्बन का एक नया प्रूफ है फ्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है, इसी का आकार जब चेंज कर दिया जाता है और एक पतला पाइप नुमा संरचना बना दिया जाता है फ्लोरीन से ही, तो इसको बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, CNT। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। और यहाँ पर जो लंबाई और इसके मोटाई का जो रेशियो है, लंबाई और व्यास का जो रेशियो है, यानी कि जो लंबाई है और इसका जो डायमीटर है, वो रेशियो है 2.8 करोड़ इस टू 1। सोचिए, ये लंबाई और इसका जो व्यास है, इसमें कितना ह्यूज डिफरेंस है, यानी ये बहुत ज़्यादा पतला है लंबाई के तुलना में। ये जो ढांचा आपको दिख रहा है, ये है दुनिया का सबसे पतला पदार्थ। इसका मोटाई बस 1 परमाणु का है। इसका नाम है ग्राफीन। इसका निर्माण किससे हुआ? इसका निर्माण हुआ फ्लोरीन से, यानी फ्लोरीन से ही ग्राफीन बना और फ्लोरीन से ही CNT यानी कार्बन नैनो ट्यूब का भी निर्माण हुआ। बस फ्लोरीन में जो कार्बन के 60 परमाणु हैं, उनका अरेंजमेंट को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ से आपने ये समझा, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो CNT हो, चाहे वो ग्राफीन हो, तीनों ही कार्बन के ये अलग अलग अपरूप हैं और ये आर्टिफिशियल हैं, यानी कृत्रिम हैं। यानी कि यहाँ पर परमाणुओं को रीअरेंज करके इन तीनों का निर्माण किया गया है, कार्बन परमाणुओं को परमाणविक स्तर पर रीअरेंज करके। यहाँ देखिए, नैनो प्रौद्योगिकी का आविष्कार फिजिसिस्ट डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन ने 1959 में किया था। इनको फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है।
इन्होंने सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था कि नैनो टेक्नोलॉजी भी कुछ हो सकता है। इन्होंने एक बार बोला था कि सुई का नोक, जो पतला सा सुई होता है, उसके नोक पर पूरी दुनिया भर का इंसाइक्लोपीडिया का ज्ञान रखा जा सकता है। तो उस समय लोगों ने उनका काफ़ी खिंचाई किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है कि आज के डेट में ऐसा नैनो लेवल का स्टोरेज डिवाइसेज आ चुका है जो सुई के जो नोक से भी कम स्पेस में इंसाइक्लोपीडिया से भी ज़्यादा ज्ञान को स्टोरेज कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग, जिनको दूसरा आइंस्टीन भी कहा जाता है, उन्होंने साइंस को, खासतौर पर फिजिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया था: मैक्रो साइंस, माइक्रो साइंस, नैनो साइंस और न्यूक्लियर साइंस। मैक्रो साइंस यानी वैसे वस्तुओं का अध्ययन करना, उसके संरचना, बनावट इत्यादि का अध्ययन करना जिसका साइज 10 के पावर -3 मीटर से ज़्यादा हो। 10 के पावर -3 मीटर की अगर बात किया जाए तो 1 मिलीमीटर। माइक्रो साइंस 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर के रेंज में जिस वस्तु का साइज है उसका स्टडी करने के पीछे जो विज्ञान है उसको कहा जाता है माइक्रो साइंस। नैनो साइंस के बारे में तो आपको पता ही है, 10 के पावर -7 मीटर से लेकर के 10 के पावर -9 मीटर का जो रेंज है, इसमें जो स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर का, उसको कहा जाता है नैनो साइंस। जबकि न्यूक्लियर साइंस में 10 के पावर -9 मीटर से भी कम आकार का जो फिजिकल बॉडी है उसका स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं फिजिक्स का कौन कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर बात करें मैक्रो साइंस और माइक्रो साइंस का, तो यहाँ पर फिजिक्स का जो मूलभूत नियम है, जितने भी फिजिक्स के बेसिक नियम हैं, मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विक फोर्स। अगर बात करें न्यूक्लियर साइंस में तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर मोटा मोटी बात करें तो आपने कभी न कभी ऐसा सुना होगा कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का। सन का जो लाइट है, सन का जो रे है, कभी वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और कभी वो वेव नेचर भी शो करता है। इसको ड्यूल नेचर कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स का ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होता है न्यूक्लियर साइंस के लिए। यहाँ देखिए सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि जो नैनो साइंस है यहाँ पर फिजिक्स का कोई रूल अप्लाई ही नहीं होता है। दोस्तों, अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात किया जाए, भौतिक जगत की बात किया जाए, तो ये एक रूल के द्वारा, एक नियम के द्वारा संचालित है। अगर हवाई जहाज़ चल रहा है तो कितना स्पीड पर वो चल रहा है, कितना एयर का प्रेशर है, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। वहाँ पर एक बाकायदा नियम है। लेकिन अगर नैनो साइंस की बात किया जाए, नैनो स्तर पे बात किया जाए, चूँकि नैनो स्तर के मटेरियल बाज़ार में आ चुके हैं, तो वहाँ पर कोई नियम ही नहीं है। चूँकि ये एक इमर्जिंग साइंस है, इसके नियमों के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, यहाँ पर संभावनाएं अनंत हैं। इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर नैनो साइंस का एक दूसरा पहलू के बारे में भी बात करते हैं कि मे भी हो सकता है कि बहुत सारे जो नैनो इक्विपमेंट्स बने हैं उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो बिहेवियर है, वो शायद कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए, जैन धर्म का एक फिलॉसफी है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को आप कुछ ऐसे समझे, एक हाथी है, हाथी का एक व्यक्ति पूंछ पकड़ा तो वो बोला ये तो पूंछ है। हाथी का एक व्यक्ति पैर पकड़ा तो वो बोला कि ये तो पैर है। एक व्यक्ति उसका सूंड पकड़ा तो वो तो बोला सूंड है। तो यहाँ पे कौन गलत है? गलत कोई नहीं है, सब सही है। सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। कहने का मतलब है यहाँ पर संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर अनेकांतवाद से तुलना करके देखें तो मे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे ये बोर्ड है, अगर इसको हम मिटाना चाहे तो ये तो मिट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल बाकायदा फॉलो होता है। लेकिन नैनो जगत में, नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बहुत रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ कोई नियम ही नहीं है, तो इसको संचालित करना भी काफ़ी मुश्किल है। आप समझ सकते हैं। भारत में नैनो तकनीक का विकास किस तरीके से हुआ, चलिए ज़रा इसको समझते हैं। वाई नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। चूँकि दुनिया भर में जो तकनीकों का विकास होता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले तकनीकों का विकास आधुनिक काल में पश्चिमी देशों में होता है, अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ पे। और उसके बाद जो तकनीकें हैं वो भारत की तरफ आती हैं, या अन्य देशों में फिर तकनीकें आती हैं। चूँकि नैनो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो पश्चिमी देशों में हुआ। भारत को भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंपटीटर हैं। और जिस तरीके का ग्लोबलाइजेशन है, जिस तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो वैसे में हम किसी तकनीक में पीछे नहीं रह सकते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
हमारे देश के महान वैज्ञानिक और महान राष्ट्रपति, उन्होंने वाजपेयी सरकार पर एक प्रेशर देना शुरू कर दिया। वाजपेयी सरकार पर उन्होंने एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि दुनिया से हमें प्रतिस्पर्धा करना है। दुनिया जिस तकनीक में अब तेज़ी से उभर रहा है, दुनिया में जो तकनीक आगे जा रहा है, उस तकनीक में भारत को भी आगे बढ़ना होगा। तो इनका ही प्रयास था, वो सबसे पहला प्रयास जिसको भारत में कह सकते हैं, जिस वजह से नैनो टेक्नोलॉजी आज भारत में काफ़ी विकसित अवस्था में है। अगर नेतृत्व की बात किया जाए कि किनके नेतृत्व में नैनो टेक्नोलॉजी का भारत में विकास हुआ, तो वो है भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव। आपको याद होगा 2013 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था सचिन तेंदुलकर के साथ। अगर देखा जाए सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का शुरुआत हुआ, जो 2001 में शुरुआत हुआ जब वाजपेयी जी का सरकार था, और ये 2006 तक चला था। जो NSTI यानी नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हुआ, यानी नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल, जो 5 वर्षों तक चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर CNR राव ने किया, जिसके लिए कुल बजट 60 करोड़ का तय किया गया था। इसमें मेनली ये हुआ, वो क्षेत्र खोजने थे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट वो सेक्टर हैं जहां पर इस टेक्नोलॉजी का विकास करना है। और साथ ही साथ डॉक्टर CNR राव ने इन 5 वर्षों में ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है भारत में सफल हो सकता है। चूंकि नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के द्वारा ये तो तय हो गया कि किस तरीके से भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। इसके बाद शुरू हुआ नैनो मिशन 1 2007 में, जो 2012 तक चला। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया, और नैनो मिशन 1 के वजह से ही आज हमारा देश भारत नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में 3रे स्थान पर है। इस मिशन के अंतर्गत किया क्या गया, कई सारे लेबोरेटरीज स्थापित किए गए, कई सारी जो प्रयोगशालाएं थी नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ उसको स्थापित किया गया, कई सारे इंस्टीट्यूट को भी डेवलप किया गया, मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया, यानी रिसर्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिकों को आगे लाया गया। अगर आज की समय की बात किया जाए तो हमारे देश में कम से कम 1000 लोगों ने PhD किया है नैनो टेक्नोलॉजी पे। अभी तक भारत में 5000 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि नैनो मिशन 1 ने हमारे देश में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। नैनो मिशन 1 में जो कार्य बच गया था उनको सक्सेस करने के लिए, यानी जो रिमेनिंग वर्क था उसको करने के लिए नैनो मिशन 2 का शुरुआत हुआ। ये 2012 से 2017 तक चला, और इसके लिए जो राशि आवंटित किया गया था वो था 650 करोड़ रुपए। इसके बाद 2017 से नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नीति आयोग। अगर वर्तमान की समय की बात किया जाए तो हमारे देश में ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये बाजार का तकनीक बन चुका है, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ मार्केट बन चुका है। क्योंकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, जो बाज़ारों में उपलब्ध हैं और जिनका व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल भी हो रहा है। हमारे आपके लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, जैसे कि कैमरा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जैसे कि लैपटॉप। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या लाभ है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातों को आपको बताया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मॉर्फ टेक्नोलॉजी। नोकिया अनुसंधान संस्थान यानी नोकिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मॉर्फ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जो मॉर्फ टेक्नोलॉजी है, इससे जो मोबाइल बनेगा इन फ्यूचर, उसका 2 विशेषता होगा। पहला विशेषता ये होगा कि उस मोबाइल को अगर आप पानी में डाल देंगे तो मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि दूसरा उसका लाभ ये होगा कि मोबाइल सूरज के रोशनी में यानी सनलाइट में चार्ज हो जाएगा, उसको नॉर्मल तरीके से चार्जिंग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं चुनौतियों को, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो सिक्के का दोनों पहलू को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका पॉजिटिव पक्ष को अभी तक आपने समझा, लेकिन इसका नेगेटिव पक्ष भी है, उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि नैनोकण, नैनोकणों की अगर बात किया जाए, किस तरीके से उनका निर्माण होता है वो तो आप समझ चुके हैं। नैनोकण की अगर बात करें, नैनोकण अगर शरीर में चला जाए और नैनोकण शरीर में आसानी से जा भी सकता है तो वो एंजाइमेटिक गतिविधियों को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। इससे जुड़ा हुआ रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। एंजाइमेटिक गतिविधियाँ कहने का क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति भोजन करते हैं तो बॉडी से एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम का रोल होता है भोजन को पचाने में। तो नैनोकण
एंजाइम का जो गतिविधि है उसमें वो बहुत बड़ा बाधा खड़ा कर सकता है। अब नैनो कण हवा में कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर किसी के बॉडी में नैनो कण प्रवेश करेगा तो हवा से आएगा या में भी भोजन के थ्रू आएगा, तो किसी न किसी तरीके से तो आएगा। क्योंकि नैनो पार्टिकल का निर्माण बड़े स्तर पे हो रहा है, नैनो पदार्थों का इस्तेमाल आम जनजीवन में भी हो रहा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि नैनो कण किसी न किसी तरीके से में भी बॉडी के अंदर जा रहा होगा। क्योंकि स्किन के थ्रू भी वो जा सकता है, नाक से जा सकता है, आँखों से भी जा सकता है, और भोजन के थ्रू, नाक के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो कई तरीके से बॉडी में जा सकता है। और हमारे आसपास नैनो कणों का उपलब्धता है। अब किस हद तक है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को शायद नहीं है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि जो नैनो रोबोट है उसकी सहायता से मेडिकल क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्रांति आ सकती है। क्योंकि नैनो रोबोट बॉडी का वो ऑर्गन जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा देर पहले मैंने आपको लीवर का एग्जांपल दिया था, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो नैनो रोबोट वहाँ पर जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको वो दूर कर देगा, यानी टारगेटेड एरिया पर वो काम करे। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, जो नैनो रोबोट है वो अंदरूनी नसों को काट भी सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी सिक्का का दोनों पहलू आपको पता होना चाहिए। जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से निजता पर भी हमला हो सकता है, नैनो कैमरा भी बन सकता है। मे भी ऐसा हुआ होगा कि नैनो कैमरा का निर्माण हो गया होगा। नैनो कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो दिखेगा भी नहीं और वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर लेगा। नैनो टेक्नोलॉजी मानवता के लिए भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो बम और नैनो बंदूकों का भी निर्माण हो सकता है। मे बी इन फ्यूचर बहुत ही खतरनाक ऐसे बम बने जो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि नैनो स्तर काफ़ी छोटा स्तर होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, मान लिया कि एक देश अमेरिका है और एक देश जापान है। चूँकि नैनो टेक्नोलॉजी में अमेरिका नंबर 1 है और जापान नंबर 2 है। मान लिया कि किसी नैनो प्रोडक्ट का उत्पादन जापान ने किया, उसी प्रोडक्ट का उत्पादन अमेरिका के द्वारा भी किया गया, दोनों में कुछ हद तक अंतर है। तो जापान बोलेगा कि नहीं, इसका कॉपीराइट, यानी मोटे तौर पे बोले तो बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरे पास है, जबकि अमेरिका बोलेगा मेरे पास है। ये दो देशों के बीच भी हो सकता है और एक ही देश में जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके बीच भी हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है नो रूल ऑफ फिजिक्स, यानी किस रूल से इस पूरे टेक्नोलॉजी को ऑपरेट किया जाए इसके बारे में कुछ भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। नैनो पार्टिकल्स किस तरीके से इन फ्यूचर बिहेव कर सकते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आम लोगों के बीच इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। नैनो कणों का शरीर में आसानी से प्रवेश हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया। पर्यावरण के लिए एक नया प्रॉब्लम है। जो नैनो कण है, जो नैनो पार्टिकल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल को चल के समझते हैं। किचन का जो वेस्ट है, किचन का कचरा है, उसको अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वो कचरा भी कुछ दिनों के बाद मिट्टी या खाद बन जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्लास्टिक के ही तरह जो नैनो पार्टिकल हैं, नैनो पदार्थ हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो ये एक नया प्रदूषक वर्ग के रूप में उभर रहा है। इस वीडियो के लास्ट में अब हम ये देखते हैं कि आखिर आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम्स होने का ये मतलब नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को हम छोड़ दें। तो आखिर आगे करना क्या है? आगे यही करना है कि इस टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आगे की राह में देखते हैं। सबसे पहले विनियामक तंत्र का निर्माण हो, यानी एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जितने भी भारत में बैंक है उनको रेगुलेट करने के लिए RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस के अंतर्गत भारत में जो कुछ भी हो रहा है या इन फ्यूचर क्या होना चाहिए उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का होना यानी विनियामक तंत्र का होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। नैनो आधारित पदार्थों का सुरक्षित विकास, जो नैनो टेक्नोलॉजी से पदार्थों का निर्माण होगा वो निर्माण काफ़ी सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि किसी फैक्ट्री में नैनो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ से कुछ रिसाव हो जाए, नैनो पार्टिकल हवा में चला जाए और इन फ्यूचर मानव हेल्थ के लिए वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है।
नैनो तकनीक संबंधी गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट को इसको पूरी तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करना होगा। इन फ्यूचर ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। व्यवसायीकरण यानी इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस पर रिसर्च का कार्य चल रहा है, लेकिन कमर्शियल स्तर पर अभी भी भारत कहीं ना कहीं पीछे है। भारत में बहुत सारे जो नैनो प्रोडक्ट हैं वो विदेशों से आते हैं। भारत में नैनो पदार्थों का स्वदेशी निर्माण अभी भी काफ़ी कम है। आगे और क्या करना चाहिए? मानव संसाधन व अनुसंधान पर काफ़ी जोर देने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि नैनो मिशन 1 के माध्यम से भारत ने एक मजबूत बेस स्थापित कर लिया है और पूरी दुनिया में तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन इन फ्यूचर इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। यानी नैनो टेक्नोलॉजी में ट्रेंड लोगों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इस फील्ड में रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। नैनो पदार्थों पर लेबलिंग होना चाहिए ताकि खरीदार पढ़कर सही निर्णय ले सके। देखिए, नैनो पदार्थों का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, उसका लाभ भी है, उसका हानि भी है। तो मार्केट में जो नैनो पदार्थ मौजूद हैं उन पदार्थों पर ये लेबलिंग होना चाहिए कि ये नैनो पदार्थ है। अब चूंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कन्फर्म हो गया है कि इसका दोनों पक्ष है, इसका हानि भी है, लाभ भी है। तो जो बाज़ार में सामान मिलता है उस पर अगर लेबलिंग होगा तो जो खरीदार हैं वो उसको पढ़ने के बाद सही निर्णय ले सकेंगे कि इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आगे और क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 अमेरिका है। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि भारत के जो आईटी प्रोफेशनल है या अन्य क्षेत्र के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं में अध्ययन करने के बाद IIT, IIM में अध्ययन करने के बाद वो अमेरिका चले जाते, क्योंकि अमेरिका में उनको बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। जो भी हो, ओवरऑल अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जापान है और नंबर 3 पर हमारा देश भारत है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अमेरिका, जापान और जो भी अन्य देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनके साथ सहयोग को बढ़ाना होगा। अब क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि सुरक्षित प्रयोगशाला प्रथा, जो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ लैब होता है, प्रयोगशाला होता है, उसका सुरक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी नैनो पदार्थों का रिसाव वगैरह ना हो, साथ ही साथ वहाँ से जो नैनो कण हैं उनका चोरी वगैरह भी ना हो। क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव पक्ष भी है, जैसे कि नैनो बमों का निर्माण हो सकता है, नैनो स्तर पर बंदूक का निर्माण हो सकता है, नैनो कैमरा का निर्माण हो सकता है। तो ये सब भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जोखिम प्रबंधन, इस क्षेत्र में काम करने पर कई तरह का जोखिम हो सकता है। हालांकि कई ऐसे भी जोखिम हो सकते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो जोखिम प्रबंधन पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मानक, अब जैसे कि आप एक बिस्किट का पैकेट लिए, वहाँ पर ISI का मार्का होता है। कोई भी अगर आप सामान लेते हैं तो वहाँ एक मार्का होता है जिसके माध्यम से एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो नैनो पदार्थों का विकास भारत में हो रहा है उसका एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड तय किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से एक मोटा मोटी जानकारी मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको दिया। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आपको जो मूलभूत बातें हैं नैनो टेक्नोलॉजी का वो समझ में आया होगा। इसका पॉजिटिव साइड, इसका नेगेटिव साइड और इससे जुड़ा हुआ जो साइंटिफिक टर्मोलॉजी है वो भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।